सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 22, वीक नंबर 4th, पहला लेक्चर। ठीक है, और लेक्चर नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि लेक्चर 21 या फिर जहाँ तक भी किया है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लेट भी स्टार्ट किया है। तो जहाँ तक आपने किया है वहाँ तक आपने चीज़ें रिवाइज़ कर ली हों, बस ये मैटर करता है, क्योंकि आपको भी पता है एक लेक्चर की वैल्यू कितनी है और मुझे भी ये चीज़ पता है कि हाँ, एक लेक्चर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यूजुअल जो आप कहीं पे लेक्चर्स करते हो उससे कंपैरिजन में। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप आगे भी बढ़ें और जो पीछे का है उसको रिवाइज़ भी करते चलें, है ना। क्योंकि आप खुद ही जब देख पा रहे हो कि भाई आपने 2 वीक्स के किए, ठीक है, मैंने आपको 2 वीक करने के लिए बोला था, है ना, कि 2 वीक एटलीस्ट मुझे दो, उसके बाद आप देखना आप में से मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स दिख रहे हैं जहाँ पे भी आप मॉक्स लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, सब में। ठीक है, अभी हम 4th वीक में एंटर कर रहे हैं। आप अपने एग्जाम तक देखिएगा, अभी वही मैं जब क्वेश्चंस लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है ये भी हो चुका है, वो भी हो चुका है। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट शेयर्स बाउंड्री विथ लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट। तो इसकी जगह पहले मैंने क्वेश्चन रखा था ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी ये क्वेश्चन CGL का ही आया था, ठीक है, बिकॉज अभी मैं CGL का ही उठा रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अब वॉशिंग सोडा, तो इतना करने के बाद आप लोग वॉशिंग सोडा को एकदम धो देंगे पकड़ के, है कि नहीं। बताइए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे सवाल है विच स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद, फिर उसको मैंने हटा के ये सवाल रखा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो IB का एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था, लेकिन उसके ऑप्शंस मैंने थोड़े से घुमा दिए हैं। क्वेश्चन यही था, सेम था, लेकिन ऑप्शन मैंने चेंज किए हैं। अब आंसर करो इसका। विच स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, कौन सा राज्य कम से कम संख्या के साथ, कम से कम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। गोवा तो यहाँ छोटा सा स्टेट है, बड़े बड़े स्टेट्स ने इसको घेर रखा है। ऐसा तो है नहीं कोई एक बड़ा सा ऐसा स्टेट है जिसने पूरी तरह से चारों तरफ से गोवा को घेर रखा है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ से गोवा घिरा नहीं हुआ है। ऊपर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र है और इधर अगल बगल नीचे देखें तो इसके कर्नाटका है, ठीक है। तो 2 स्टेट हैं, ठीक है। त्रिपुरा की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम त्रिपुरा पे आते हैं तो चलो यार मैं मैप पे दिखा देता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। आंसर इसका पहले तो चलो दिखाई देता हूँ। तो ये रहा आपका गोवा, ठीक है। गोवा अगर आप ध्यान से देखें ऊपर महाराष्ट्र और ये यहाँ पे इसके ईस्टर्न और सदर्न साइड में ये है आपका कर्नाटका। गोवा से और क्या क्या याद आना चाहिए। गोवा से मनोहर पारिकर पोर्ट, जो अभी आपका ग्रीनफील्ड पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, उसका नाम चेंज कर मनोहर पारिकर जी पे रख दिया गया। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, मंडोवी जुआरी, जिसपे कि मंडोवी पे दूध सागर वाटरफॉल भी है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और गोवा जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब यहाँ पे आ जाइए त्रिपुरा पे। त्रिपुरा और मिज़ोरम 2 वो राज्य हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरता है। 7 सिस्टर्स में सिर्फ यही 2 सिस्टर्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। खैर हमें तो ये देखना है कि कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मिज़ोरम देखिए, मिज़ोरम असम के साथ करता है, मणिपुर के साथ करता है और त्रिपुरा के साथ करता है। 3 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। गोवा तो सिर्फ 2 के साथ करता है। त्रिपुरा असम के साथ करता है और मिज़ोरम के साथ करता है, यानी 2 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। अब आइए मेघालय पे। ये है मेघालय, ठीक है, ये है हमारा मेघालय। और मेघालय देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा असम से ही बाउंड्री शेयर करता है, सिर्फ असम से, यानी कि सिर्फ एक स्टेट से। अब मैंने तुमसे बोला था, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए थे। एक्चुअल में जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए थे ना वहाँ पे जो SSC में पूछा था वो सिक्किम दिया था। सिक्किम थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए उसको मैंने चेंज करके मेघालय कर दिया, क्योंकि सिक्किम और मेघालय मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम देखिए ये सिर पे बैठा हुआ है, पश्चिम बंगाल के सिर पे देखिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना चिकन नेक, कितना पतला सा एरिया है जिससे हमें नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस मिलता है। और ये जो है चाइना उसमें लगा हुआ है कि इसको कैसे भी करके इसको अपने उसमें ले लें ताकि यहाँ से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग किया जा सके, लेकिन बेचारा चाइना कर नहीं पाएगा कभी, ठीक है। ये सिक्किम है हमारा। सिक्किम से जल्दी से नाथुला और कौन सा पास, जेलेपला पास हम लोगों ने याद किया था। सिक्किम में ही याद करो कंचनजंगा आपका जो हाईएस्ट पीक इंडिया का, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो कि यूनेस्को की सबसे हाईएस्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कंचनजंगा की पूजा के लिए यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है चू फाट, ये हम लोगों ने याद किया था,
ठीक है। मेघालय में गारो खासी झंती, या मेघालय में ही आपकी मामलू केव्स हमने याद किया था, ठीक है। और मेघालय के ही पूर्व गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनके खिलाफ अभी सीबीआई कुछ इंश्योरेंस मामले में जांच कर रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे त्रिपुरा में याद रखना, यहाँ पे अभी इंडिया की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। ये अभी हम लोगों ने करंट में किया नहीं, आगे करेंगे, ठीक है। सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा था इनमें से किस राज्य का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है, या फिर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है। आंसर उसका छत्तीसगढ़ था, ठीक है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का यहाँ से लेके, मतलब जो स्टेट्स दिए हुए थे ऑप्शन में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं इसका कितना ऐसा लंबा लंबा सा स्टेट है ना। और एक ये चीज़ ध्यान रखना, इस पे भी सीडीएस में क्वेश्चन आया था, नॉट डायरेक्टली, लेकिन ये चीज़ जिसको पता थी उसका आंसर बन गया था कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें एक चीज़ को, चलिए अभी ना देखिए उस चीज़ को, यहाँ पे वो ये अपडेटेड मैप नहीं है, ठीक है। अपडेटेड मैप नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। खैर ये चीज़ आपको अभी याद रखनी है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। अगले क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और गोवा में हमारा एक पोर्ट भी है, उस पोर्ट का नाम बताइए जिसका नाम M से चालू होता है। और ये जो मैंने पूछा था वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, और बोरैक्स का फॉर्मूला भी मैंने याद करवाया था आपको, Na2B4O7.10H2O, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल और कहाँ कहाँ पे यूज़ है आप जानते हैं, ठीक है। इसको परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए ग्लास फैक्ट्री में यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 44, 30, 6 या फिर 13? अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, कितनी बार कर चुके हैं। टोटल 6 राइट्स हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं? पहला है हमारा अंडर आर्टिकल 19(1)(a) वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। पहली बात तो राइट टू फ्रीडम 19 से लेके कहाँ तक दिया हुआ है? 22 तक दिया हुआ है, 19 से 22 तक। और 19 में 6 राइट्स दिए हुए हैं। 19(1) सब क्लॉज B शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अभी शांतिपूर्ण पूर्वक देख के ना एक वो पता नहीं मीम वगैरह नहीं चला था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और बंदा क्या है डंडे वंडे से लेके ऑटो में वो क्या तोड़ फोड़ किए डाल रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो। खैर यहाँ पे ये देखिए कि पहला वाला बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के। संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जल्दी से बताएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी देख के कौन सा अमेंडमेंट याद आता है आपको? 19(1)D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस मूवमेंट इज इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर की मूवमेंट की बात हो रही है। अगर बात करेगा कि इंडिया से बाहर जाने यानी फॉरेन जाने, या फिर फॉरेन से इंडिया वापस लौटना, ये कौन से आर्टिकल के तहत एक फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल नंबर 21 के तहत ये एक मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ के तहत। आप भारत में अंदर भ्रमण कर सकते हैं, वो आर्टिकल 19 के तहत आता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करना और बस जाना, यानी राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, यानी राइट टू प्रोफेशन, कोई भी आप धंधा कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97th अमेंडमेंट। ई के बाद जी आ गया। आप एक चीज़ नोटिस करो, एफ कहाँ गया? एफ में पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसको आप जानते हैं कि 44th अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया था। करेंटली भाई साहब आर्टिकल नंबर 300A में पड़े हुए हैं एज अ लीगल राइट। मुझे कमेंट बताएंगे कि लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए कौन रिट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो नोट ये चीज़ रखिएगा कि ये आर्टिकल 19 आपको राइट्स तो मिले हुए हैं, बट दीज राइट कम विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जैसे कि आपको बोलने का अधिकार है। अब बोलने का अधिकार है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बोल देंगे कि सारे मोदी चोर होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप बोल देंगे तो फिर आपको जेल हो जाएगी, और इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आप जानते हैं कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे क्या हुआ? इससे डिफेमेशन हुआ किसी का। जैसे आपने किसी को, मान लो कि आपको कुछ ये बोलने का अधिकार है, तो आपने किसी को गरिया दिया, वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे डिफेमेशन होता है। यानी कि आपका राइट वहीं तक है जहाँ तक किसी का राइट इन्फ्रिंज ना हो, यानी कि आपके द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेंस के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि ठीक है, स्टेटमेंट बना देगा कि
फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर, गलत। फंडामेंटल राइट्स आर सैंक्रोसैंक्ट इन नेचर। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है परमानेंट टाइप में, बिल्कुल परमानेंट नहीं है, बिल्कुल इनको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। गोलकनाथ केस में क्या बोला था, गोलकनाथ केस में या फिर शंकरी प्रसाद केस में यही बोला था अमेंड कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपका जो केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 1973 में, उसमें ये बोला था अमेंड किया जा सकता है राइट्स को। बस ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये केबीसी केस में जो है इसका उद्गम हुआ था, या फिर ये निकला था सामने, और फर्दर ये इवॉल्व होता है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं जैसे कि फेडरल कैरेक्टर हो गया, हमारा संघवाद ढांचा हो गया, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये चीज़ें हमारी बेसिक स्ट्रक्चर में हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो स्टेटमेंट बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, दीज कम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ध्यान रखना यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको नोट मत करो बट सुन लो। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, किन ग्राउंड में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी आप भारत की संप्रभुता या फिर अखंडता को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यहाँ पे वर्ड स्टेट आपको दिखेगा। आप जानते हैं स्टेट का मतलब क्या है, कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, जल्दी से बताइए, ठीक है। सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, अब जो हमारे किसी देश को ऐसे ही कुछ भी नहीं कि भाई फेसबुक खोला और कुछ भी दूसरे देश, जैसे हमारा मान लो कि फ्रेंडली कंट्री हमारा इजराइल, ठीक है, रशिया, तो उसके लिए आप कुछ भी आपने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं हमारे तो बोलने की आज़ादी है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी आप ख़राब नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की मौज लेना, बस सिंपल तौर से, यानी कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर सुनाया और उसको आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और डिफेमेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और स्टेट वर्ड हमारा डिफाइंड है आर्टिकल नंबर 12 और 36 में। आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड है फंडामेंटल राइट्स के लिए, 36 में डिफाइंड है डीपीएसपी के लिए, लेकिन दोनों में डेफिनेशन सेम ही है। हु अमंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड, ये याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 19 जो है सिर्फ सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को नहीं है, कॉरपोरेशंस को यानी कि बिजनेस हाउसेस को नहीं है, ठीक। कैसे याद करना था मैंने आपको बताया था, जो सिर्फ हमें इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 इस मंत्र का आपको जाप करना है 5, 6 बार, अभी करिए। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, खत्म। कभी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ये राइट भाई फॉरेनर को मिला है कि नहीं मिला है। ये जो राइट्स हैं ये ओनली टू इंडियन सिटीजन्स हैं, इसके अलावा सबको मिले हुए हैं, इंडियंस और फॉरेनर्स सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव डिवाइज्ड मैनी रागास और मेलोडीज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुनों की रचना की और राग से राग मिला दिया। राजा मान सिंह, टोडरमल, राजा बीरबल या फिर तानसेन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तानसेन या फिर मियाँ तानसेन। अब ये याद रखिएगा कि ये कुछ इनके रिगार्डिंग फैक्ट पहले आपको बताता हूँ कि ये जो राजा रामचंद्र सिंह थे, रामचंद्र सिंह ग्वालियर के तोमर डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि एक राजपूत डायनेस्टी है, ठीक है। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर, तो उनके कोर्ट में ये थे। इनको जो तानसेन का टाइटल है, याद रखना, तानसेन का टाइटल, वो पता है क्या लिखेगा, तानसेन का टाइटल इनको अकबर ने दिया, तो गलत होगा वो। तानसेन का जो टाइटल है राजा विक्रमजीत ने दिया, राजा विक्रमजीत ने दिया। और अकबर ने भी इनको टाइटल दिया था, अकबर ने टाइटल दिया था कंठ भरम, कंठ भर गया है, ठीक है, कंठ भरम वन विलास, ठीक है, वनि विलास, ये टाइटल दिया था अकबर ने। और इन्होंने जो ध्रुपद स्टाइल होती है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की, ध्रुपद स्टाइल, ठीक है, उसमें इनको महारत हासिल थी, ठीक है। और इन्होंने ये जो ध्रुपद स्टाइल के जो सॉन्ग्स हैं ये हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को समर्पित किए थे, ठीक है, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा था आमिर खुसरो के बारे में, अगर आपको याद हो, पढ़ा था कि नहीं, आमिर खुसरो के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है।
बताइए ज़रा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और जैसे मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और आसान हो जाता है। बताइए जल्दी से क्या होगा। नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम, तो इट इज़ इंक्लूडेड ओनली, एक्सट्रीम कीवर्ड जनरली गलत होता है, गोला लगा लो इसमें, आगे बढ़ो। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स ही आते हैं। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ऑलवेज इज ऑल्सो एक्सट्रीम कीवर्ड, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी एक्सट्रीम कीवर्ड होता है। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मैंने क्या आपको बताया था, जहाँ पे एक्सट्रीम कीवर्ड लाइक ओनली, ऑलवेज, ऑल, नन, नेवर, ये सब क्या होते हैं, एक्सट्रीम कीवर्ड। और जनरली ये वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ये गलत होते हैं, और इसकी आपको हेल्प टियर 2 में बहुत मिलेगी। और जहाँ पे भी या फिर कहीं पे भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, हर एग्ज़ाम में, इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है कि इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स। एक्चुअल में नेशनल इनकम हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नेशन की इनकम को कैलकुलेट करने का एक टूल है नेशनल इनकम। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C+I+G+NX ऐसे करके, है ना। C क्या है, C है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो कंजम्पशन में भाई इंटरमीडिएट का तो लेंगे नहीं, फाइनल गुड का लेंगे, है कि नहीं। I से क्या है, I है आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। G से है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आई से आप इसको इन्वेस्टमेंट याद रख सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यूजुअली कौन करता है, प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं। और यहाँ पे एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्लियर है। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये दोनों टर्म सही हैं। इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, ये बात गलत है, ठीक है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, हमारा CSO कैलकुलेट करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी के अंडर आता है। यही याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा था CPI, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो जो कि एक इन्फ्लेशन को मेजर, जो हमारा RBI है वो इन्फ्लेशन इसी इंडेक्स के थ्रू मेजर करता है। और CPI भी यही कैलकुलेट करता है, जिसका बेस ईयर 2012 है। नेशनल इनकम हम लोगों ने याद करो, GDP इन सब के बारे में पढ़ा था, जिस टर्म्स में हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, GDP, GNP, NDP और NNP। रिकॉल करिए, इससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना था, तो डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करना था, ठीक है। NDP से NNP यानी एक सेकेंड, ये होगा आपका GNP, ठीक है, GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो अगेन हमें डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हमें नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको जो है ऐड करना होगा। तो ये हम लोगों के नेशनल इनकम के टूल्स थे। इन अ फूड चेन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं, हर्बीवोरस, डिकम्पोजर्स, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। ये भी आप कर सकते हैं जिस हिसाब से हम लोगों ने चीज़ों को किया था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, ठीक है, तो हम वहाँ बता दिया, हाँ वही है कि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते, इसमें फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है, इसमें फाइनल गुड्स होते हैं ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। चलो, तो इन अ फूड चेन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, ये भी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, फूड चेन करी थी हम लोगों ने, ठीक है, फूड चेन करी थी, फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन ना, ये भी आप ये मान लो कि फूड चेन दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन जहाँ पे चारा वारा पे ग्रेजिंग हो रही है। और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस से आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं, डेट्रिटस मतलब जो चीज़ सड़ रही है। ग्रेजिंग की अगर बात करें तो ग्रेजिंग में भी इसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पे आपका फूड चेन हो रहा है, और एक होता है एक्वेटिक जो कि पानी में हो रहा है। अब फूड चेन में याद रखना क्या ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र होता है, मतलब फूड चेन तो वही होता है ना सर जिसमें कि जो घास को, जो हमारी एक तरह से ग्रास है, उसको कौन खाता है, कैटरपिलर या फिर फ्लावर बोल सकते हो, ग्रास बोल सकते हो, इसको कैटरपिलर खाता है, इसको हमारे फ्रॉग जी खाते हैं,
और इनको खाते हैं हमारे स्नेक जी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए स्नेक और फ्रॉग में कितने हार्ट, जो कितने चैम्बर का हार्ट होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फूड चेन है हमारी, ठीक। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही, बिल्कुल। एक इसको ट्रोफिक लेवल बोलते हैं, इसमें एनवायरनमेंट में इसको ट्रोफिक लेवल बोलते हैं। एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज में जाते हैं तो उसको ट्रोफिक लेवल बोलते हैं। और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल, 90% वहीं पर रह जाती है। सर एनर्जी आती कहाँ से है? ये जो फूल बना या फिर जो घास है, इसने फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके जो एनर्जी का संचारण किया था, वो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपको ही पता है। तो ये जो एनर्जी बन रही है उसका ये जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द वन ट्रोफिक लेवल टू दी अनदर। अब टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको समझा दिया किस तरह से होता है। एक्वेटिक में क्या होता है? एक्वेटिक में अगर आपको याद हो, इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इन पे कौन फीड करता था? याद करो, जू प्लैंक्टन्स, है ना। और जू प्लैंक्टन्स पे कौन फीड करता था? फिशेज फीड करती हैं हमारी। फिशेज पे हमारे फीड करती हैं जो बड़े बड़े जानवर होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपने क्या याद रखना, ये तो आपको याद हो गया। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो एनर्जी का फ्लो होता है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल, पीछे आपका ये नहीं आता है। और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो आपका ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एक्वेटिक में, फाइटोप्लैंक्टन, और यहाँ पे जो हमारा पेड़ वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा है, लेकिन उसको बताने से पहले इसको भी कर लेते हैं, जो डेट्रिटस वाला है। डेट्रिटस क्या होता है? सड़ रहा है जो चीज़, ठीक है। डेट्रिटस में जो चीज़ सड़ रही है उस पर पूरी जो फूड चेन बनती है दैट इज़ कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन। और यहाँ पे ह्यूमस का डिपोजिशन होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक, जब कोई चीज़ सड़ती है ना तो काला कलर का एक पदार्थ, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, या फिर बोल सकता हूँ मैं इसको कुछ इस तरह से, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड मटेरियल होता है ह्यूमस। जो चीज़ सड़ रही है उसमें डिपॉजिट होता है। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है सर? एमॉर्फस भी याद रखना, एमॉर्फस दो तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। एक तो एमॉर्फस को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, और एक इसका ऑपोजिट होता है एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक ये डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और आइसोट्रोपिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमस तो है ही, ठीक है, ग्लास हो गया आपका, ठीक है, डायमंड हो गया आपका। जो चीज़ ऐसे समझ लो कि जो टूटता ही एकदम चकनाचूर हो जाती है, बिखर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एमॉर्फस या फिर आइसोट्रोपिक। जैसे तुम्हारी जो चौक लिखते थे स्कूल में, वो क्या होती है? एक तरह से उसको एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं, टूटते एकदम बिखर गई। एनिसोट्रोपिक की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज जो हैं डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ वल्कनाइज्ड रबर, सर ये वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है? तो वो रबर जिसमें बस वल्कनाइज्ड सल्फ़र याद कर लो, बस ख़त्म। सल्फ़र, बस वल्कनाइज्ड रबर जैसे ही आए तो बस सल्फ़र तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा अगर आता है तो, ठीक है। वल्कनाइज्ड रबर हो गई आपकी, और वुड हो गई, ठीक है, वुड, ये सब क्या होते हैं? एनिसोट्रोपिक। अब करते हैं इस सवाल को, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। आई थिंक ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग हैं हम लोग तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे समझो इसको, ये इसने खुद खाना प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसने खुद खाना प्रोड्यूस किया, ऑटोट्रॉफ हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ क्योंकि सबसे पहले इसी ने किया। अब कैटरपिलर क्या है? एक तरह का हर्बीवोरस है। जो भी हर्बीवोरस हैं उनको कौन खाता है? कार्निवोरस खाते हैं। जैसे हम क्या है? हम तो ओमनीवोरस हैं ना, मांस वगैरह भी खा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बकरा वगैरह है, ठीक है, काफ़ी, मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तो बकरा वगैरह खाते हैं काफ़ी लोग, है ना। तो बकरा क्या है? वो तो वेजिटेरियन है ना। तो इसलिए जो वेजिटेरियन है, जो हर्बीवोरस हैं, वो आपके सेकेंडरी प्रोड्यूसर हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए खाना बन रहे हैं, ठीक है। कार्निवोरस ये टर्शरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ध्यान रखना, ये टर्शरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा हर्बीवोरस। व्हाट हैपेंस टू द डिकम्पोजिशन रेट व्हेन डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन? अपघटन दर क्या होती है जब, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए पक्का कर चुके हैं। अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, नहीं तो फिर आपको लग रहा होगा कि हाँ सुना तो है लेकिन यहीं सुना था कि और कहीं सुना था, ये याद नहीं है। डेट्रिटस अभी बताया क्या होता है?
लिग्निन चिटिन ये भी तुमने सुना है। चिटिन कब तुमने सुना होगा? चिटिन तब तुमने सुना होगा ये जब चीज़ बताई थी कि डेट्रिटस लिग्निन चिटिन में जब रिच होता तो क्या होता, तब तो सुना ही होगा। लेकिन चिटिन और भी तुमने कहीं सुना है, याद करो। जब मैंने फंगस के बारे में आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था वाइट टेकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया था जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे, बताया था। तो फंजाई की क्या जो सेल वॉल होती है ना, वो चिटिन की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल रिकॉल करो, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ईस्ट, मशरूम, ये क्या थे? इसके एग्जाम्पल थे। सेल वॉल बनी होती है चिटिन की। और लिग्निन पता है क्या होता है? लिग्निन और चिटिन याद रखना, जो चिटिन होता है ये आपका एक पॉलीसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? शुगर जो सिंपल नहीं होती। सिंपल शुगर होती है मोनोसैक्राइड, जिसमें कि लंबी लंबी चेन नहीं होती है, एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होता है मोनोसैक्राइड। जिसमें लंबी लंबी चेन होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसैक्राइड। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट आप बोल सकते हो, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैक्राइड है। सबसे अबंडेंट पॉलीसैक्राइड है सेल्यूलोस, जिसकी हमारी सेल वॉल बनी होती है प्लांट की। पॉलीसैक्राइड जो होता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। लिग्निन जो है ये थिकनेस प्रोवाइड करता है। छाल वाल देखे हो पेड़ की, तो ये वहाँ पे चिपक जाता है सेल वॉल पे और काफ़ी थिकन कर देता है। और इससे रिकॉल होना चाहिए स्क्लेरेनकाइमा। एक्चुअल में जो स्क्लेरेनकाइमा तुमने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है कि ये रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ज़रा बताओ? एक एग्जाम्पल हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ रखा है। तो वो इसी की वजह से होता है, लिग्निन की वजह से। तो लिग्निन खुद सोचो, अगर कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है और ऊपर मोटी परत चढ़ जाए उस पर, तो बढ़ जाएगा डिकम्पोजिशन, क्षरण उसका, या फिर अपघटन, या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज स्लो कर देगा। फास्टर अगर करना है ना, तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में फास्ट होगा। टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, ये कंडीशन होती है अगर डिकम्पोजिशन को फास्ट करवाना है तो। और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था हस्क ऑफ कोकोनट, अगर आपको याद हो, हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक है, बाकी जल्दी से रिवाइज करो। पैरेनकाइमा क्या करता है? कॉलेनकाइमा क्या करता है? पैरेनकाइमा क्या करता है? फूड का स्टोरेज प्रोवाइड करता है। कॉलेनकाइमा क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ मैं आपको, तभी हम बोलता हूँ कि लेक्चर 1 से प्रोसीड करो। ये सारे किस तरह के आपके टिश्यूज़ हैं? ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं। और परमानेंट भी किस तरह के? सिंपल परमानेंट है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम आते हैं, सिंपल परमानेंट है ये। जाइलम फ्लोएम सारी चीज़ें हम लोग जब कोई और आएगा तो यार पढ़ लेंगे। ठीक है, जाइलम फ्लोएम वैसे भी सब कुछ हमें याद है। जाइलम वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है 1 वे होता है, फ्लोएम जो होता है 2 वे होता है। जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा होता है, जिसमें कि फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा जो उसका पार्ट होता है, उसमें फूड स्टोर होता है, जैसे पैरेनकाइमा में फूड स्टोर होता है। और पैरेनकाइमा का ही पार्ट होते हैं एरनकाइमा जो एयरी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है फ्लोट कर पाते हैं पानी में। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज डैश फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? 0 to 6 ईयर्स ऑफ जो चाइल्ड हैं उनका सेक्स रेशियो, उनके 1000 मेल्स में कितनी उनके लिए कितनी फीमेल्स हैं, वो होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स तक का। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था 2001 का सेंसस का भी हम लोगों ने देखा था कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 927 सेक्स रेशियो था, चाइल्ड सेक्स रेशियो। और 2011 में ये और कम हो गया, 919 हो गया। अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्स रेशियो की, तो वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में बढ़ा है, 933 से 943 हुआ है। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो कहाँ है? केरला में है। कितना है? 1084 है। लोवेस्ट की बात करें कहाँ है? बिहार का है। कितना है? ये है आपका 879। ठीक है, ये लोवेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे है सुनंदा नायर। अगेन सुनंदा नायर इज फेमस फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या फिर यक्षगान? बताइए। ये भी क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं। और किस तरह से याद करवाया था कि मोहिनी को हमने क्या बोला था कि गोपी के कान में सुनाओ जाके, है ना? तो गोपिका से गोपिका वर्मा, ठीक है, कान से कनक रेले और सु से सुनंदा नायर। याद आ रहा है?
ठीक, तो आंसर क्या हो गया, मोहिनी अट्टम, जो भगवान विष्णु को डिवोटेड है। कथक कहाँ का है ये मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम है आपका केरल का, जहाँ का आपका कथकली भी है, ये सिर्फ विमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और बस इसमें इतना याद रखना है, कथक कहाँ का है, ये है आपका यूपी का। ये इसके एक्सपोनेंट्स हम लोगों ने क्या क्या याद किए थे, बिरजू महाराज, शंभू महाराज और शोभना नारायण याद किया था हम लोगों ने, आपके नोट्स में एडेड होगा, ठीक है। ओडिसी में हम लोगों ने 2 नाम याद किए, शगुन भूटानी, ठीक है, और माधवी मुडगल, ठीक है, शगुन भूटानी और माधवी मुडगल। यक्षगान याद रखना, ये कहाँ का है, ये भी हम लोग आई थिंक कर चुके हैं, ये है आपका कर्नाटक का। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करिए जो कि नए फैक्ट हैं आपके। यक्षगान, हाँ इसमें किसके, हाँ ये याद रखना आपके 2 वेरिएंट्स होते हैं इसके, ठीक है, 2 वेरिएंट्स होते हैं। एक बार इससे पूछा गया था, एक होता है बड़ा गुट्टू करके, ठीक है, बड़ा गुटिट्टू लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, बड़ा गुटिट्टू, और एक होता है टेंकू टिट्टू, ठीक है, टेंकू टिट्टू। ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका है ना, एक्सट्रीम नॉर्थ, वहाँ पे ये होता है डांस, और सदर्न में टेंकू टिट्टू होता है। फादर ऑफ यक्षगान अगर कभी पूछ ले कि किसको कंसिडर किया जाता है, तो फादर इनके कंसिडर किए जाते हैं केरमाने शिवराम हेगड़े, ठीक है, केरमाने शिवराम हेगड़े, इनको फादर ऑफ यक्षगान के नाम से जाना जाता है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बताइए कब हुआ था, 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट, ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था, लेटन के टाइम पे, लेटन के टाइम पे। और क्या हुआ था, आपका दिल्ली दरबार हुआ था, और क्या हुआ था, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। इसको रिपील किसने किया था, इसको रिपील रिपन ने किया था, आर से रिपील और आर से रिपन, ठीक है। रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हंटर कमीशन और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 3 चीज़ें आपको रिपन के रिगार्डिंग याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which branch of the government is responsible for implementing laws and policies? Again repeated question. सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, लागू करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट द लॉज। 3 हमारे विंग्स होते हैं, स्टेट के 3 विंग्स होते हैं, या फिर 3 पिलर्स होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के। एक होता है हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है, या फिर इसको पिरामिड के फॉर्म में भी देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि हमारा एक होता है लेजिस्लेचर, जिसको कि हम बोलते हैं विधायिका, ये कानून को बनाती है, ठीक है। ये आपका जो हैंड रिटन नोट्स शेयर कर रहा हूँ मैं आपके टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये सारा ऐसा करके डायग्राम बना हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो उसमें देखना लेजिस्लेचर आपका ये लॉ बनाता है, ये क्या, इसको हम बोलते हैं लॉ मेकर, ठीक है। ये चाहे हमारा केंद्र का लेजिस्लेचर की चाहे मैं बात कर रहा हूँ जिसमें लोकसभा राज्यसभा आते हैं, या फिर मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, लॉ बनाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करेगा, यानी कि कार्यपालिका करेगा, और जुडिशरी जो है न्यायपालिका, इसको रिव्यू करने का काम करती है कि जो लॉ बना है वो सही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये इसकी वैलिडिटी को चेक करना, ये जुडिशरी के काम होता है। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस वजह से, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से, शक्तियों का एक तरह से अलगाव, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। कभी अगर आपसे पूछ ले जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है, तो जुडिशियल एक्टिविज़म वो होता है जहाँ पे जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका अपने जुरिस्डिक्शन को छोड़ के एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के जुरिस्डिक्शन में घुस जाए, उसको बोलते हैं जुडिशरी। कभी ऐसा कुछ काम कर देना जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव का काम कर देना, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को करना चाहिए था, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म, ठीक है। तो हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। बात अगर हम करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ से लिया है, इंडिपेंडेंस लिया हमने यूएसए से। लेकिन अगर पूछ ले कि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ये कहाँ से लिया है, तो याद रखना इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ऐसा देता है, ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर सुनाता है, तो हाई कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उस हाई कोर्ट को बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला और किसी हाई कोर्ट ने, स्टेट हाई कोर्ट ने बोल दिया नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो बात सही नहीं है और ये चीज़ सही है। तो पूरे राज्यों के हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको मानना होगा फिर।
तो ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर किसी हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोली तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही वैलिड होगी, नहीं, वो हर जगह पूरे इंडिया में चलेगी। फिर इसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो यूएसए में नहीं है, वहाँ पे जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है, वहाँ पे बटी हुई है जुडिशरी। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जो जिससे कि हमने अपने मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यहीं से लिया है, ड्रॉ किया है, ठीक है। और जुडिशरी से मुझे याद आ रहा है, इंटीग्रेटेड से याद आ रहा है कि आपको ये बताना है कि जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का तो हाई कोर्ट लगता ही है, गोवा का भी लगता है, और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव का भी लगता है। उसी तरह आपको पता होना चाहिए जो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, ये केरल के साथ लगता है। अंडमान निकोबार का किसके साथ लगता है, ये आपको बताना है। अंडमान निकोबार का जो अपना हाई कोर्ट है, किसके हाई कोर्ट से शेयर करता है, फिर इसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है ये, इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था 7th अमेंडमेंट के तहत इस चीज़ को बोला गया था कि एक हाई कोर्ट, हाँ, एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स या फिर यूटीज़ को सर्व कर सकता है, और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही कॉमन गवर्नर हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो आई थिंक अभी सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है। तो लॉज को इम्प्लीमेंट करना, बनाना काम है लेजिस्लेचर का, इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का। नीति आयोग तो बस एक क्या है, एक हम बोल सकते हैं रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, संविधान में नहीं है, ना किसी कानून के तहत बनी है, बस ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत बनी है, जो आई थी 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में, इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग की जगह पे। कभी ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि ये कोई डिसीजन सुना सकता है या फिर कोई किसी को पनिश कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को बस रिपोर्ट सौंपती रहती है, रैंकिंग निकालती रहती है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। इसके अगर हम सीईओ की बात करें, BVR सुब्रमण्यम है। इसके अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें, सुमन के बेरी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को का चालन करता है, सुचालक बोलते हैं कंडक्टर को, ठीक है। तो कंडक्टर नहीं है पूछ रहा है। हार्ड रबर, कॉपर, सिल्वर, निकल। तो आपको ही पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं ये सुचालक होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हार्ड रबर ये एक इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं, ठीक है। इससे हमें याद आना चाहिए मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कंडक्टर जितने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते, और इंसुलेटर जितने बैड कंडक्टर, या फिर मेटल जितने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते और नॉन मेटल जितने बैड कंडक्टर भी नहीं होते हैं। जैसे कि बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकन, ठीक है, पोलोनियम, टेल्यूरियम, ये सब क्या है, ये मेटेलॉइड्स होते हैं हमारे, ठीक है। हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में यूजुअली होते हैं मेटल्स, राइट साइड में यहाँ होते हैं नॉन मेटल, और इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है दैट इज़ ऑफ मेटेलॉइड्स। ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट्स, बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या दर्शाता है? डिस्क्वालिफिकेशन, वार्निंग, फॉल्ट या फिर सस्पेंशन। तो बैडमिंटन के खेल के दौरान 3 तरह के कार्ड दिखाए जाते हैं। एक तो होता है आपका, चलो भाई रंगों का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारे पास रंग हैं। तो एक तो होता है येलो कार्ड, ठीक है। इस येलो कार्ड का मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। इसमें क्या दिया जाता है? वार्निंग दिया जाता है फॉर मिसकंडक्ट, कि भाई सुधर जा तू, ठीक है, तेरी हरकतें सही नहीं लग रही मेरे को। फिर दूसरा कार्ड होता है रेड कार्ड। ये जो रेड कार्ड होता है 2 येलो कार्ड के बराबर होता है, यानी आफ्टर 2 येलो कार्ड्स दिया जाता है, जिसका मतलब होता है फॉल्ट कर दिया है तुमने, ठीक है, फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट। अब तुमने क्योंकि फॉल्ट किया है तो इससे होगा क्या, अपोजिशन जो आपका प्लेयर है या फिर जो अपोजिशन टीम है, अगर डबल्स का मैच हो रहा है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा फ्री फंड का, ठीक है। और अगर तुम यहीं नहीं रुके, ठीक है, यहीं अगर तुम नहीं रुके तो फिर हिंदुस्तानी भाव को बुलाया जाएगा और वो तुम्हें ब्लैक कार्ड दिखाएंगे और बोलेंगे क्या, यू आर डिसक्वालीफाइड, ठीक है, यू आर डिसक्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट। आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप रेड कार्ड दिखाने के बाद भी नहीं सुधरे। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डिसक्वालिफिकेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 13, द फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव एंड द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड एज, आसपास के क्षेत्र के ऊपरी खड़ी
समतल शीट्स वाली टेबल भूमि को क्या कहा जाता है? माउंटेन, वैली, प्लेट्यू या फिर हिल? तो माउंटेन वो होता है जिसकी जो वॉल्स होती, जिसकी साइड्स होती हैं वो स्टीप होती हैं ऐसे करके, है ना, तिरछी होती हैं, काफ़ी ग्रेडियंट यानी स्लोप काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो पॉइंटेड पीक्स होती हैं, पॉइंटेड समिट होती हैं, ठीक है, पॉइंटेड ऐसे करके माउंटेन बना होंगे ना। वैली क्या होती है? वैली ऐसे मान लो कि भाई अर्थ में पिंपल हो गया, जैसे पिंपल होता है तो तुम्हारे गाल में फ्लैट है, उसमें से ऐसा थोड़ा सा चीज़ उभर सी आई है, तो थोड़ा सा ऐसे कुछ हल्का सा ऐसे उभराव टाइप, दैट इज़ कॉल्ड वैली। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू ये होता है टेबल की तरह होता है। प्लेट्यू किसकी तरह होता है? टेबल की तरह। टेबल अगर आप देखो तो ज़मीन से उठी हुई है, लेकिन इसका जो टॉप है वो फ्लैट है। इनकी जो एवरेज हाइट होती है ना वो तकरीबन मान लो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर होती है, एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ। सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है आपका तिब्बत प्लेट्यू, जिसकी हाइट तकरीबन 6 to 8 किलोमीटर है। तिब्बत प्लेट्यू जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, विश्व की छत भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड में अगर तिब्बत प्लेट्यू नहीं होगा तो आपका पामीर नॉट होगा, याद रखना, ठीक है, पामीर नॉट। और हिल मैंने आपको बता दिया। प्लेट्यू, वैली, वैली क्या होती है? वैली होती है आपकी घाटी, ठीक है, जहाँ पे रिवर जो है माउंटेन को काट के जाती है, जैसे कि ये हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो माउंटेन के बीच में ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड घाटी, वैली, ठीक है। तो प्लेट्यू आप समझ गए, जिसकी हाइट माउंटेन से कम होती है, लेकिन हाँ बाकी जो हमारी फ्लैट हमारी ज़मीन है उससे उठा हुआ होता है, लेकिन इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। तो यहाँ पर क्या है, आराम से क्रिकेट खेला जा सकता है, ठीक है, क्रिकेट खेला जा सकता है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी कई सारी देखने को मिलेंगी जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारा प्लेट्यू कौन सा है? हमारे यहाँ पे दक्कन का प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है ये, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। ये हमारा पेनिनसुला पूरा प्लेट्यू है। पेनिनसुला पठार जो ऊपर अरावली से लेके यहाँ तक आता है आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के मिलन तक, ठीक है। ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का मिलन कहाँ पे होता है ज़रा बताइए? तो ये है हमारा पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू, और उसका ये पार्ट है नीचे डेक्कन प्लेट्यू। हमेशा जो प्लेट्यूज होते हैं ना वो रिच होते हैं, किसमें? रिच इन मिनरल्स, खनिजों में रिच होते हैं, जैसे कि जो हमें ज़्यादातर आयरन, बॉक्साइट, ये सब देखने को मिलता है, कोयला वगैरह कहाँ देखने को मिलता है? इसी पेनिनसुला प्लेट्यू में तो देखने को मिलता है। क्या हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी हिल्स में होता है। नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट या फिर पूरे जो आपका सदर्न इंडिया उसकी सेकंड हाईएस्ट पीक दौड़ा बेटा देखने को मिलती है, सेकंड हाईएस्ट है ये, ठीक है। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो कौन सी हाईएस्ट पीक है हमारी? ये है अनाईमुडी, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में है। कौन सी हिल्स में है? अनामलाई हिल्स में है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है ये आप बताएंगे, जिसका नाम एस से चालू होता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटीज़ द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर एज वॉज नोन एज। पुरातात्विदों के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिमी का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता था, हड़प्पन सिटीज़। तो हड़प्पा से याद आना चाहिए आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 2500 से लेकर 1750 BC तक, ठीक। और क्या याद आना चाहिए कि इस समय इंडियन आर्कोलॉजिकल जो सर्वे था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके कौन चीफ थे? ये आपके थे जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ये उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे। और पहले कौन थे? पहले थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये जो था आपका सिंधु नदी, जो रावी नदी है उसके तट पे ये थी, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। बात अगर करें मोहनजोदारो की तो इसको डिस्कवर किया था हमारे राखल दास बनर्जी ने। और इसका एंशियंट पोर्ट साइट कौन सा था? लोथल, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जहाँ पे हड़प्पन सिटीज़ जो वेस्ट का पार्ट था वो स्मॉलर था लेकिन हायर था, इसको सीटाडेल बोलते थे। सीटाडेल क्या होता था? सीटाडेल एक तरह का मतलब किलाबंदी टाइप होती थी, जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई पे होता था और छोटा होता था, जहाँ पे वॉर के टाइम पे अगर अटैक हो जाए, अटैक के टाइम पे लोग यहाँ पे आके छिप सकें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है किलाबंदी की जाती थी या फिर सीटाडेल बनवाए जाते थे। एक क्वेश्चन बनता है नेम द सिटी विदाउट सीटाडेल, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है सिटी विदाउट सीटाडेल इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, सिटी विदाउट सीटाडेल
ये थी आपकी चनहुदड़ो, ठीक है, दैट वॉज द सिटी विदाउट सीटाडेल। और ये आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पे जो बैंगल्स वगैरह हैं, बैंगल्स, लिपस्टिक वगैरह, ये सब यहाँ से मिले थे, ठीक है, चनहुदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द HIV एंड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट ऑफ विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स। हरित क्रांति के पहले चरण में HIV बीजों का उपयोग राज्यों के किस समूह के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? अब इसको थोड़ा सा ढंग से ऑप्शंस को पढ़ के ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द यूज़ ऑफ HIV सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट, यानी कि जहाँ के लोग एक तरह से अधिक संपन्न थे। क्यों? क्योंकि वही तो हाई यील्ड वैरायटी को खरीद सकेंगे। वही तो जो फर्स्ट फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिसमें मैकेनाइज्ड किया जा रहा है एग्रीकल्चर को, मैकेनाइज्ड फार्म इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, वही तो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक ऑप्शन को, एक स्टेट को एलिमिनेट करना था, दैट वाज मध्य प्रदेश। कि उतना टाइम कोई अभी भी, अगर हम डेवलप्ड स्टेट में बात करें तो पंजाब हो गए, केरला हो गए, साउथ इंडिया के तमिलनाडु हो गए, ये सारे स्टेट आते हैं, बिहार, MP, UP, ये उतने अभी तो चलो ठीक भी है, लेकिन पहले उस समय तो बहुत ही हालत ख़राब थी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मध्य प्रदेश को एलिमिनेट करना था, आंसर निकल के आ जाता पंजाब, तमिलनाडु और आंध्रा। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं कि पढ़ा क्या क्या हमने अभी तक इसके रिगार्डिंग। तो HIV सीड्स जो हैं सबसे पहले किसकी लाई गई थी? वीट की और अब गेहूँ की, और ये जो आपका चावल होता है जिसको हम बोलते हैं राइस, वीट और राइस की HIV सीड्स लाई गई थी। फिर उसके बाद बाजरा, जवार, मेज़, तो और 3 की लाई गई थी, ठीक है। बात अगर करें ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था जो HYV हाई यील्ड वैरायटी जो प्रोग्राम है, ये पहले कितने हेक्टेयर में फैला था? पढ़ा था ना, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम कितने हेक्टेयर में? 2 मिलियन हेक्टेयर में, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया, अराउंड 1965। MS स्वामीनाथन इंडिया में इसके फादर कहे जाते हैं, एंड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में US के नॉर्मन बोरलॉ इसके फादर कहे जाते हैं, बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC8। तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सेशन में? नागपुर, दिल्ली, कानपुर या फिर अहमदाबाद? तो ये जो 1925 का कानपुर का सेशन हुआ था, वहाँ उसकी प्रेसिडेंटशिप की थी सरोजिनी नायडू ने, एंड शी बिकेम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर हम बात करें सिर्फ फर्स्ट वुमेन की, ये तो पहली भारतीय महिला थी। अगर हम फर्स्ट वुमेन की बात करें तो ये थी हमारी एनी बेसेंट, जिन्होंने जो 1917 का जो कैलकाटा सेशन था उसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडियन नहीं थी इसलिए वो फर्स्ट इंडियन में नहीं शामिल होती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जल्दी से आँख बंद करेंगे और सो नहीं जाएंगे, रिवाइज करेंगे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। उमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके प्रेसिडेंट बने। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसका जो है पहला सेशन हुआ। होना पहले इसका आपका बॉम्बे नहीं था, कलकत्ता में होना था, लेकिन ड्यू टू प्लेग वगैरह जो फैल गया था उसकी वजह से इसकी पोजीशन को शिफ्ट किया गया आपको बॉम्बे में, ठीक है। फिर अगर बात करें पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इसके थे ये बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और पहली महिला मैंने आपको बता दिया। और जॉर्ज ह्यूल इसके पहले फॉरेनर मतलब कि ऐसे थे जिन्होंने सेशन को प्रिसाइड किया था कांग्रेस के, पहले अंग्रेज अध्यक्ष बोल सकते हैं आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन पे थ्योरीज आई थी, जैसे कि आपकी ये सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी, ठीक है, सेफ्टी वॉल थ्योरी। और एक आपकी थ्योरी थी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। और एक थ्योरी थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि RP दत्त ने दी थी, ठीक है। डफरिन जो उस समय वाइसरॉय था उसने कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था। इतनी चीज़ हमें कांग्रेस के रिगार्डिंग याद होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जब वो आज़ाद हो रहा था हमारा देश तो कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड, और सबसे लंबे टाइम तक सर्व किया अगर किसी ने प्रेसिडेंट के तौर पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री थे। लॉन्गेस्ट टाइम तक उन्होंने सर्व किया कांग्रेस में बतौर प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड टू द एंशिएंट चीफ family of the Cholas from Urayur, captured the Kaveri Delta from the Muttaraiyar in the middle of the 9th century। निम्नलिखित में से कौन 9वीं शताब्दी में के मध्य में मुत्तरायार से कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने वाले उरायूर के चोलों के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंधित था? बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी हम लोग देख चुके हैं। चोला डायनेस्टी के फाउंडर ही कौन थे? विजयलया, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। संगम एज से बिलोंग करते हैं तीनों ये जो हमारे किंगडम से, चेरा, चोला और पांड्या। चेरा, चोला और पांड्या। अगर हम बात करें चेरा, इनकी कैपिटल वंजी थी।
पांड्यास की कैपिटल आपकी मदुरई थी, और चोला की आप जानते हैं ये पहले उरायूर थी। फिर हमारी गंगईकोंडा चोलापुरम भी बनी, तंजावुर भी बनी, ये देखा था हम लोगों ने। चोला किसके लिए फेमस है? चोला हमारा फेमस है जो आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल बने हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर में, उसके लिए फेमस है। और बृहदेश्वर टेम्पल हम लोगों ने 2 पढ़े हैं। बृहदेश्वर कौन कौन से पढ़े हैं बृहदेश्वर? एक तो है तंजावुर में और एक है आपका गंगईकोंडा चोलापुरम में। गंगईकोंडा चोलापुरम राजेंद्र चोला ने ही इसको कैपिटल शिफ्ट किया था, तो उन्होंने ही वहीं पे बनवाया था। और तंजावुर में अगर बात करें तो हमारे राजा वन ने इसको बनाया था, ठीक है, राजा वन ने बनाया था। आपको ये बताना है बृहदेश्वर जो टेम्पल है जो तंजावुर में है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये जो आपका गंगईकोंडा, ये मैंने बता दिया, राजेंद्र चोला वन, ठीक है, या फिर राजेंद्र वन ने बनवाया था इसको, जिनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पूरे श्रीलंका, सीलोन जिसका पुराना नाम है, उसको कब्जा किया। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऐरावतेश्वर है, वो जो टेम्पल ऐरावतेश्वर में राजा सेकंड ने बनवाया था। क्लियर है? चलो, और इनका वो सिंबल क्या था चोलास का? टाइगर था। क्या था? टाइगर। पांड्यास का था आपका मछली, और बो एंड एरो था चेरास का, ठीक है, जो धनुष बाण है, ठीक। आदित्य वन से मुझे आदित्य L1 की याद आ रही। आदित्य L1 याद रखना, इंडिया का सोलर मिशन है, इंडिया का जो सूर्य मिशन भेजेगा उसको आदित्य L1 नाम दिया गया है। और संगम एज से आपको याद आना चाहिए क्या? क्या है उसका नाम? मूवेंदर, ठीक है, मूवेंदर। जो ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि मूवेंदर क्या है, तो मूवेंदर जो 3 चीफ्स हैं संगम एज के, चेरा चोला पांड्या, उनको मूवेंदर के नाम से जाना जाता है कलेक्टिवली, ठीक है। तोलकापियम ये टेक्स्ट है जो संगम एज के दौरान कंपाइल किया गया था। तोलकापियम तमिल टेक्स्ट है तोलकापियम, जिससे हमें संगम एज के बारे में पता चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू द रबी सीजन इन द नॉर्थ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? सुपर इजी क्वेश्चन। ज्वार कैसा नाम लग रहा है? हिंदी नाम लग रहा है, खरीफ होगी, है ना। राइस ये सब जानते हैं, खरीफ है ये, जिसको हम पैडी के नाम से जानते हैं। मेज़ कैसा नाम लग रहा है? मेज़ टेबल मेज़, है ना। मेज़ कैसा नाम है? हिंदी नाम है, तो खरीफ है। ये हम लोगों ने ट्रिक याद करी थी कि थोड़ा सा हिंदी टाइप नाम लगेगा तो खरीफ होगी। बार्ले थोड़ा इंग्लिश टाइप नहीं साउंड कर रहा। बार्ले की अगर हम बात करें, मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड, वीट, ये सारे कैसे नाम लग रहे हैं? ये सारे नाम हैं आपके इंग्लिश नाम, अंग्रेजी नाम, तो ये राबी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, बार्ले। और सब कुछ यार देख चुके हैं, अब ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये रिकॉल करने की ज़रूरत है कि राबी सीज़न के लिए कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप बताएंगे कॉमेंट में। कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। राबी फसल के लिए कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल? हिंट देता हूँ, जेट स्ट्रीम्स, याद करो, जेट धाराएं वो होती हैं जो अपर ट्रोपोस्फेयर, ऊपरी क्षोभ मंडल में ब्लो करती हैं बहुत तेज स्पीड में। अब बताइए। 19th इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वॉज स्टैब्लिश्ड एट? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? खड़गवासला, शिमला, देहरादून या फिर कोच्चि? तो ये इसका स्थापना है देहरादून, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए जो हम लोग कर चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। बताइए, रिकॉल करिए कहाँ पे है ओशिनोग्राफी। अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, से इसको मत कंफ्यूज कर देना। ओशिनोग्राफी और ओशियन टेक्नोलॉजी दोनों का हेडक्वार्टर अलग अलग जगह है। और हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का हेडक्वार्टर बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो ओशनोग्राफी की अगर बात करें गोवा में है। ओशियन टेक्नोलॉजी की बात करें, याद रखना तमिलनाडु। अगर टेक्नोलॉजी की बात कर देगा तो टी से टेक्नोलॉजी, टी से तमिलनाडु। और निम NIMHNAS, ठीक है, जिसको निम्हांस के नाम से जानते हैं, निम्हांस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये है आपका बेंगलुरु में, क्योंकि ऐसे याद करो बेंगलुरु के लोग बहुत काम करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, स्ट्रेस में हो जाते हैं, बिकॉज बेंगलुरु आपको पता है, इसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और मेंटल हेल्थ से आपको क्या याद आना चाहिए? कल ही पढ़े थे टेलीमानस, ठीक है, टेलीमानस जो कि एक मेंटल हेल्थ असिस्टेंस है, लॉन्च किया पीएम मोदी ने, टेलीमानस। मेंटल हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं मेंटल हेल्थ डे। आगे बढ़ते हैं। 20th नंबर इन फुटबॉल, व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द फ्रेम ऑफ द गोल और द रेफरी एंड रिमेन्स विद इन द गोल एंड टच लाइंस, इट इज। फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो ये क्या है?
स्टिल इन प्ले, फाउल, अ मिसकंडक्ट या फिर आउट ऑफ प्ले। ये सिंपल देखो यार क्या बोल रहा है, फुटबॉल में व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द फ्रेम ऑफ द गोल, मतलब ये जो फ्रेम होता है गोल में, इसमें अगर टकरा जाएगी तो मिसकंडक्ट होगा। मिसकंडक्ट का मतलब तुमने गंदी हरकत की है। तुम्हें लगता है जब कोई गोल करता है तो कई बार होता है कि भाई इसमें हिट हो जाती है, तो ये क्या ये गंदी हरकत कोई करता है? बिल्कुल नहीं। कहीं ये फाउल कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब स्टिल इन प्ले, आउट ऑफ प्ले, देख लो यहाँ पे ये सिमिलर ऑप्शन लग रहे हैं कि नहीं? सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन, आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फ्रेम में हट कर दी और द रेफरी एंड रिमेन्स विद इन द गोल एंड द टच लाइन, और अभी गोल और टच लाइन के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात अभी स्टिल इन प्ले है वो। ठीक है, अभी स्टिल इन प्ले, आउट ऑफ प्ले नहीं गई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन रुकिए अभी फुटबॉल से थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज करते हैं। फुटबॉल से मुझे क्या याद आ रहा है, फुटबॉल से अभी मेरे दिमाग में एकदम से टकराया फीफा। अब फीफा को हम कैसे छोड़ सकते हैं? फीफा का हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए, जल्दी से रिकॉल करते हैं। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। फिर अगर बात करें फीफा का, अभी अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, इंडिया के मुंबई में हुआ था, जो किसने जीता? स्पेन ने जीता मोरक्को को हरा के। फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 में, ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसका मैस्कॉट हमने करंट अफेयर की पहली क्लास में याद किया था, तजूनी इसका मैस्कॉट है। और बाकी मेंस वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग तो सारे फैक्ट आप जानते ही हैं कि अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, और आप ये बताओ गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, ये आपको बताना है। गोल्डन बूट अवार्ड जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसको मिला है? और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स ये पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो याद रखने ब्राज़ील ने जीता है। क्यों? क्योंकि CDS में तो पूछा ही गया, और SSC CHSL में 2020 में साल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द डैश एज इट सेड। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख कौन होता है? आर्टिकल 74 रिकॉल करो, क्या बोलता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति को उसी सलाह पे काम करना है। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहली बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है सरकार, उसका हेड है PM, तो सरकार का मुखिया PM। रियल एग्जीक्यूटिव पावर, तो क्या फेक एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है क्या? तो हमने सुनते हैं कि हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड किसे कहा जाता है? हमारे हेड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? हेड ऑफ इंडियन स्टेट किसको बोला जाता है? ये सब कुछ बोला जाता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। लेकिन आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो गवर्नर जी हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि जो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट वाली फाइल है, किससे उनका मिलन होना है, किससे अपॉइंटमेंट नहीं होना, ये तक PMO से क्लियर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट एक तरह से बोल सकते हैं पपेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में। तो प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हम रियल हेड बोलते हैं। ठीक है, या फिर रियल हेड तो नहीं बोलेंगे, रियल हेड तो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन रियल पावर इसके हाथ में होती है, जिसको हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड। ये हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं, थोड़े लैटिन टर्म्स को, डी फैक्टो हेड। और जो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको हम बोलते हैं डी ज्यूरे हेड। ठीक है, डी ज्यूरे हेड, ये टर्म्स को याद रखिएगा। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब आप जानते हैं क्या? फिर हेड ऑफ इंडिया, राष्ट्र अध्यक्ष। और ये होता है PM जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और ये भी याद रखना, जो प्रेसिडेंट होता है ये सुप्रीम कमांडर होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस का, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी का। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 74 ये बोलते तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। और 74 ने एक बात और बोली थी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेंगे, जो उस एडवाइस पे काम करेगा। तो इस चीज़ को कभी मत भूलना कि प्रेसिडेंट कुछ भी काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है। ये मैं को पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस, अध्यादेश भी लाता है अनुच्छेद 123 का यूज़ करके, तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब एक बारी सवाल उठा था 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन,
इंदिरा गांधी ने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो उन पर बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा। फिर 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ उसने बोला कि नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस को एक बार लौटा सकते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक बार एडवाइस लौटा सकता है, और अगर फिर से उन्होंने एडवाइस को भेज दिया तो इस बार जो है बाइंडिंग होगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था 44th जो हमारा अमेंडमेंट था उसने। क्लियर है? अब 74 को पढ़ें 75 को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता है ना, सुनील शेट्टी की तरह, जैसे वो अंजलि को भूल जाए हो नहीं सकता है। तो इस तरह आर्टिकल नंबर 75 को हम रिकॉल करते हैं। तो इसको याद ना हो तो ऐसे कर लो, AICOM, आईकॉम्स, ठीक है। ए बात करता है अपॉइंटमेंट की, ए बात करता है किसकी, अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और जो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन आफ्टर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा किसको अपॉइंट करना है और किसको अपॉइंट नहीं करना है, ठीक। फिर अगर हम बात करें थर्ड वाला जो है ना, आई जो है ना, ये बात करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ये लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल सर्व अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये 75(2) बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी से है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 75(3) बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम। बताइए, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, ये किस हाउस को होते हैं। फिर है ये ओथ, यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा। 5वां है मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब कि अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो ये मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर इन्हें मिनिस्टर बनना है तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने तक आप बिना मेंबर हुए मिनिस्टर हो सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी किसी ना किसी हाउस की। एंड द 6th वन इज़ इनका सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। और इनका जो ओथ है वो किस शेड्यूल में दिया गया है, तो ये मैंने आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद करवाया होगा। टी से यूनियन एंड टेरिटरी, ई से है आपका एमोलिश, ठीक है, ई से है आपका एमोल्यूमेंट्स यानी कि जो भत्ता है, और ए से है अफर्मेशन और ओथ। तो ये 3rd शेड्यूल में है, ठीक है, इनकी जो ओथ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम, माल और सेवा कर जो है ये कब से चालू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 मई 2016, या फिर 1 अप्रैल 2016। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। इसको एसेंट ही, सहमति ही मिली थी राष्ट्रपति से कुछ 17 अप्रैल को आई थिंक। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 101st अमेंडमेंट से 101 नंबर संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बोल सकते हैं बना था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कुछ हमारे संविधान में ऐसे संशोधन होते हैं जहां जिनको लोकसभा राज्यसभा से तो विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना ही पड़ता है, प्लस रैटिफिकेशन, सहमति लेनी पड़ती है कम से कम आधे राज्यों के, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। जीएसटी उसी तरह का बिल था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्टेट्स से भी इन्वॉल्व था, क्योंकि सारे जो स्टेट्स के टैक्सेस हैं वो भी सब्ज्यूम किए जा रहे थे जीएसटी के अंदर, इसलिए स्टेट्स की भी सहमति लेना ज़रूरी था। असम पहला था जिसने कि जीएसटी बिल को, असम पहला स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को रैटिफाई किया था। और जीएसटी काउंसिल होती है एक, याद रखना, जीएसटी काउंसिल होती है। आर्टिकल नंबर 279A जो है बोलता है फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में, और जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो कभी आपसे अगर पूछ ले कि अभी हाल ही में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो इसको किसने अध्यक्षता करी थी, तो जो उस समय आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे कि अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो उन्होंने उसको हेड करती हैं वो। सबसे पहली जीएसटी काउंसिल को जो हमारे अरुण जेटली थे, जब जीएसटी आया था तो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको हेड किया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 101 नंबर का अमेंडमेंट तो था, लेकिन बिल कौन से नंबर का था, 122वां नंबर अमेंडमेंट बिल था। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो हमारे बिल होते हैं वो कभी एक्ट बन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है राष्ट्रपति को उनकी सहमति, जैसे कि 122वां नंबर का बिल है लेकिन 101 नंबर का अमेंडमेंट था, यानी कि हमारे संविधान में अभी तक 21 बिल ऐसे हो चुके हैं जो शुरू तो हुए थे लेकिन वो कभी एक्ट बन नहीं पाए। उससे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि
उनको प्रेसिडेंट की एसेंट ना मिली हुई है, फिर दूसरे हाउस ने पास, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मोस्टली होता ये है कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं ना, जिनको प्राइवेट मेंबर लाते हैं वो पास नहीं होते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं? जो प्राइवेट मेंबर लेके आते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये वो मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते हैं। वो सरकार का भी हो सकता है, वो विपक्ष का भी हो सकता है, बस ये है कि वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के दूध का पीएच कितना होता है? 10, 8, 12 या फिर 14 बताओ भाई। मैग्नीशिया का जो दूध होता है उसका पीएच कितना होता है? तो हम लोग देख चुके हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं अपनी पेट में एसिडिटी जो हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो भाई एसिडिटी को कौन मारता है? एसिडिटी को मारता है एक बेस, यानी कि जो क्षार होता है। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं ये बताइए जल्दी से। तो बेस का भाई जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। अब हमारा जो एसिड होता है वो HCl होता है पेट में, काफ़ी एसिडिक होता है HCl, तो उसके लिए अच्छा खासा बेस भी चाहिए। आंसर वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10.5 टू बी वेरी प्रिसाइज इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। ये पीएच स्केल है जो कि 0 से लेके, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 0 से लेके 14 तक जाती है। न्यूट्रल वैल्यू होती है 7 जो होता है वाटर का। एसिडिक पीएच में आते हैं आपके जो 7 से कम होते हैं, और अल्कलाइन या फिर बेसिक में आते हैं जिनका 7 से ज़्यादा होता है। बैटरी, ठीक है, इसमें जो H2SO4 जो हम यूज़ करते हैं बहुत एसिडिक होता है। स्टमक का जो एसिड होता है उसका अराउंड 1 के अराउंड पीएच होता है, 1.3 या 1.6 के बीच में। लेमन जो होता है उसका 2, आप देख सकते हो कि लेमन से भी ज़्यादा हमारा खट्टा होता है जो स्टमक का एसिड होता है। लेमन की अगर बात करें तो जो इससे क्या याद आना चाहिए आपको? लेमन से याद आना चाहिए कि इसमें कौन सा एसिड होता है। याद करो, इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक विनेगर, आप याद रखना, विनेगर में मात्र 5 से 8% ही एसिटिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। कॉफ़ी में कौन सा कोई एसिड नहीं होता है। कॉफ़ी से याद आना चाहिए, कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड ब्राज़ील को बोलते हैं। इंडिया में कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कर्नाटक को, अराबिका, ठीक है, और रोबस्टा, लिब्रिका, ये वैराइटीज़ होती हैं कॉफ़ी की, ठीक है। मिल्क से क्या याद आना चाहिए? मिल्क का पीएच 6 होता है, तो याद, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक आता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक की कैटेगरी में आता है। मिल्क से याद आना चाहिए लैक्टिक एसिड के बारे में। मिल्क से याद आना चाहिए ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वाटर से क्या याद आना चाहिए? वाटर से याद आना चाहिए कि हमारे जो पूरा पृथ्वी है उसमें 97.2% वाटर सॉल्टी है। फ्रेश वाटर मात्र 2.8% ही है। और इस फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा हमें ग्लेशियर्स और जो आइस कैप है उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर में देखने को मिलता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। सलाइवा यहाँ पे नहीं लिख रखा ना, याद रखना, सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा, उसका पीएच वैल्यू 6.4 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो ब्लड होता है उसका अराउंड 7.4 से लेकर 7.8 स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। बात करें अगर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? आपका खाने वाला सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3, ठीक है, Na2HCO3, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। और बेकिंग सोडा को हम एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ करते हैं। और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप आपका अल्कलाइन होता है, ब्लीच अल्कलाइन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहीं पे होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 10.5 के तकरीबन होता है। व्हाट इज़ दी, और एक चीज़ कि अगर आपसे पूछ ले किस रेन को एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है, किस रेन को एसिडिक रेन बोलते हैं, तो याद रखना वो रेन जिसका पीएच वैल्यू अगर 6.5 से कम हो जाता है तो उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं। हमारा जो बॉडी है वो किस पीएच वैल्यू पे फंक्शन करता है? 7 to 8 के बीच में हमारा जो बॉडी है वो 7 to 8 का जो पीएच वैल्यू है उसमें बेस्ट फंक्शन करता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर? अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार कर चुके हैं। जो क्षोभ मंडल, पूरा मैंने डायग्राम बनाया था और मैंने बोला था कि आखिरी बार मैं बना रहा हूँ, है ना, 2-3 बार मैं बना चुका था और मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, जो कि हमारी सबसे निचली परत होती है वायुमंडल के एटमॉस्फेयर की, उसकी हाइट ट्रोपोस्फियर में, सॉरी, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ अराउंड 18 किलोमीटर। और यहाँ पे पोल्स पे तकरीबन 8 किलोमीटर, तो एवरेज अगर लेंगे तो 13 किलोमीटर आता है। ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है जिसको कि लैप्स रेट बोलते हैं, और लैप्स रेट कितना है? 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आती है। स्ट्रेटोस्फियर याद करो जल्दी से, समताप मंडल, ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है। ओजोन की परत वहीं देखने को मिलती है,
जिसके से टेम्परेचर बढ़ता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन होल हो गया था अंटार्कटिका में, और उसकी थिकनेस मेजर करते हैं हम डॉप्सन यूनिट में, और ऊपर और यहीं पे आपके जेट विमान वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर होती है हमारी, उसके ऊपर अब क्या होती है, ये तो हो गई हमारी ट्रोपोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, और उसके ऊपर होती है हमारी, सॉरी, ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है मेजोस्फियर। मेजोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, सबसे ठंडी होती है, वहीं पे मेटियोराइट्स उल्कापिंड आके खत्म हो जाते हैं। उसके ऊपर होती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में ही आपको आयोनोस्फियर एक नामक लेयर देखने को मिलती है, जहाँ से रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स हमारी टकरा के वापस आती हैं। खत्म, आगे बढ़ो। Established in 1867 at Bombay, the Dash sought to remove the caste restrictions, abolish child marriage and encourage the education of women etc. बम्बई में 1867 में स्थापित डैश ने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की बताओ कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। बताओ इसमें कौन सा होगा, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज या फिर सत्यशोधक समाज? तो जल्दी से बताओ। वैसे मैं चलो बता ही देता हूँ, एक क्वेश्चन फिर आपसे मैं पूछ लूँगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज होगा इसका आंसर। आत्माराम, बिकॉज मुझे बाकी ऑप्शंस पे एक्सप्लेन करने इसलिए। आत्माराम पंडुरंग कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज भी महाराष्ट्र में। कब, 1873 में। किसने, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी, ठीक है, और सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, ये सब लिखा होगा आपका, सार्वजनिक सत्य धर्म। आर्य समाज कितनी बार कर चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस, सत्यार्थ प्रकाश, खत्म, ठीक। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको ये बताना है कि 1866 में एक एसोसिएशन बना था। वो एसोसिएशन हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने बनाया था। वो एसोसिएशन उन्होंने बनाया था जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी थी। उसमें जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने अनऑफिशियल तौर से पॉवर्टी लाइन दिया था हमारा, वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश MP बने। वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। उनका नाम आपको बताना है वो कौन थे और उस एसोसिएशन का नाम क्या था। खत्म होता है सेशन। लाइक बेटा तुमने ना किया ना, अब बता रहा हूँ बेटा, मेरे पास हथियार है नोट्स का। लाइक ना किया तुमने तो नोट्स नहीं देने वाला, ध्यान रखना तुम, है ना, अगर नहीं किया तो। और रिवीजन ना किया तो ये फिर सेशन कंटिन्यू नहीं होंगे, ध्यान रखना। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तो रिवीजन भी करते रहो, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। क्विज़ डेली बेसिस पे होता है टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में PDF, ग्रुप में डिस्कशन, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।